नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अभिक्रिया की कोट यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं और ये कैसे निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ साथ अभिक्रिया की कोट का किसी भी अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक से क्या संबंध होता है और हम रेट कांस्टेंट की यूनिट यानी इकाई को कैसे निर्धारित करते हैं। आज हम इसकी ट्रिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ सिंपल यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस व कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, उन सब चीज़ों को भी आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए छात्रों, बने रहिए मेरे साथ। छात्रों, एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए छात्रों, शुरुआत करते हैं कि अभिक्रिया की कोट यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं। छात्रों, जिस तरीके से हमने लिखा है, हम कहेंगे कि आप अपनी कॉपी पर इसे ऐसे ही उतार लीजिए और ये आपके लिए एक अच्छे और संक्षिप्त रूप में नोट्स हैं। तो चलिए, क्या होती है हमने खुद लिखा हुआ है, चलिए हम पहले उसकी तरफ चलते हैं, उसके पश्चात आपको समझाएंगे अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण यानी वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक समझ पाए? तो जैसे एक सामान्य अभिक्रिया है, एक हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन हमने दी है A + B to C + D। इसमें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d इस अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यानी गुणांक हैं। छात्रों, इस अभिक्रिया के लिए इसका रेट क्या होगा? रेट इक्वल टू k एक घात x एंड b घात y। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो स्मॉल a और स्मॉल b स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं, पर यहाँ घातांक x और y आपने क्यों दिया है? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ये घातांक प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और ये अभिकारकों की स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंटों के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। इसलिए हम किसी संतुलित यानी बैलेंस समीकरण के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि इनकी सांद्रताओं के पावर यानी घातांक यानी एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो इस आधार पर इन घाताओं को जो ये प्रयोगों के आधार पर निकाले गए हैं, इनका योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। छात्रों, यहाँ पर अभिक्रिया की कोट को हम स्मॉल n से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि उसके घातांक यानी x और y का योग है। अब आपको हम यहाँ पर हमने इसलिए आगे लिखा है छात्रों, घातांक x और y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक a और b के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। चलिए, कैसे समान होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं और अभिक्रिया की कोट का कैसे निर्धारण किया जाता है, आइए हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर हम इसके अंतर्गत आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए छात्रों। जैसे मैं एक समीकरण दे रहा हूँ, देखिए, नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन आप जब करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और इस अभिक्रिया का रेट क्या होती है जानते हो छात्रों? आइए हम बात करते हैं। इस अभिक्रिया की रेट जो होती है कि इस अभिक्रिया की रेट छात्रों ये होती है। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर ये तो जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं 2 और 1 समझ लीजिए तो उसी के समान है। तो हमने कहा है कि ये समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। अभी आप बने रहिए, दोनों अभिक्रियाओं में बताते हैं। तो इस आधार पर इसका हम मान लेते हैं एक ही, जब कोई घातांक न दिया हो तो उसे एक मान लिया जाता है। अब इस कंडीशन में इस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या कहलाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3, अर्थात यह अभिक्रिया 3 कोट की है यानी 3 ऑर्डर वाली अभिक्रिया है। समझ गए छात्रों? लेकिन अब इसका निर्धारण कैसे होता है कि यह अभिक्रिया इस घात के सापेक्ष सेकेंड स्क्वायर के परिप्रेक्ष्य में है और इसमें सिंपल 1 के परिप्रेक्ष्य में है। घातांक कैसे निर्धारित होता है? अगर हम इस अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, NO की सांद्रता दुगुनी कर देते हैं तो वेग क्या है? जब दुगुनी कर देंगे तो स्क्वायर में अर्थात 2 घात 4 गुनी अभिक्रिया का, और इसकी हम कंसंट्रेशन को
कांस्टेंट रखें। अगर हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दें और इसके कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दें तो अपक्रिया का वेग क्या होता है, 4 गुना हो जाना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटल रूप में ऐसा ही पाया गया, अर्थात यह अपक्रिया 4 गुनी बढ़ गई। इससे यह लगता है कि अपक्रिया में नाइट्रिक एसिड जो है NO है वो उसके घातांक यानी एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। ठीक, अब बात करते हैं जब इसको हम कांस्टेंट रखे और इसकी सांद्रता को बढ़ाए तो दुगुना किए तो अपक्रिया का वेग भी सिर्फ 2 गुना ही हुआ। इससे लगता है कि इसकी अपक्रिया जो है रेट जो है सिर्फ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के 1 पावर के समानुपाती होता है और जबकि ये 2 पावर के समानुपाती होता है। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि इस आधार पर अपक्रियाओं के कोड छात्रों निकाली जाती है प्रयोगों के आधार पर किसी एक की सांद्रता को कांस्टेंट करके, चाहे इसकी कर लीजिए चाहे इसकी कर लीजिए, और दोनों के आधार पर रेट को हम कंपेयर करते हैं कि अगर रेट हमने दुगुना बढ़ाया दोगुनी ही बड़ी है तो इसके मतलब है अपक्रिया का घातांक उसका कंसंट्रेशन 1 है, 1 के परपक्ष में है। और अगर वो दुगुने करने पर 4 गुना बढ़ जाती है या अन्य कुछ ना बढ़ जाती है उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं 4 गुना बढ़ती है तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड पावर के अनुपाती है। ठीक, यानी NO के सेकेंड पावर के परपक्ष में है। तो इस प्रकार इस अपक्रिया की कोट 3 हो गई। अब एक और अपक्रिया बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ये घातांक अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक A B के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। यहाँ तो आपको लग रहा है सर ये तो समान है, आप हाँ ठीक यहाँ पर समान है, लेकिन चलिए एक और अपक्रिया आप बात करते हैं। ये एक अपक्रिया थी और सेकेंड अपक्रिया की तरफ बात करते हैं। जरा क्लोरोफॉर्म का हम क्लोरीनेशन जब करते हैं तो ये बनता है CCl4 + HCl। इस अपक्रिया का रेट इक्वेशन क्या है, यानी रेट अगर हम निकालते हैं इसकी तो क्या होता है छात्रों, देखिए K CHCl3 और Cl2 का जो पावर होगा वो 1/2 होगा, अर्थात इसका पावर अब मान लो 1 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर लग रहा है कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसका 1 है और इसका 1 है, लेकिन वैसा रेट इक्वेशन में नहीं है। रेट इक्वेशन में रेट बराबर क्या है, K CHCl यानी क्लोरोफॉर्म का कंसंट्रेशन घात 1 यानी एक्सपोनेंट या पावर 1 हो जाएगा और Cl2 की पावर क्या है 1/2। तो इसका मतलब यह है अगर हम Cl2 को कांस्टेंट रखें और इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, दोगुना कर दें तो अपक्रिया भी दोगुनी ही बढ़ेगी, उसी रेट में बढ़ेगी। और इसी प्रकार अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसकी अपक्रिया को दोगुना करें तो इसका वेग दोगुना नहीं बढ़ेगा बल्कि आधा बढ़ेगा उसके परिप्रेक्ष्य में। क्यों, इसका पावर क्या है, कंसंट्रेशन की पावर जो निर्भर है वो 1/2 है। तो इस आधार पर इस अपक्रिया का ऑर्डर क्या है, यानी कोट क्या कहलाएगी, 1 + 1/2 इसके परिप्रेक्ष्य में, अर्थात ये 1 सही 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि यानी 1.5 इसकी कोट होगी। इसकी कोट कितनी होगी, 1.5 होगी, जबकि ऊपर वाली की 3 थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपक्रिया की कोट स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान भी हो सकती है और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से भिन्न भी हो सकती है। इसलिए ये मान प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। किसी बैलेंस समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आधार पर हम नहीं कह सकते कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उसके घातांक होंगे कि नहीं, उसकी कांतता को निर्धारित करने वाले घातांक होंगे या नहीं। ये सिर्फ प्रयोगों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। छात्रों ये ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए छात्रों, जो x और y थे यह अभिकारक A और अभिकारक B की क्रमशः सांद्रताओं के घातांक हैं, यानी सांद्रताओं की कोटि हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर x और y जो हैं ये अभिकारक A और अभिकारक B की सांद्रताओं के घातांक या कह सकते हैं इनकी कोटि हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि A जो x है ये अभिकारक A की कोटि है और y जो है अभिकारक B की कोटि है। तो इन किसी भी अपक्रिया में उस अपक्रिया की कोट उसमें उपस्थित सभी अभिकारकों की कोटि का यानी एक्सपोनेंट का या पावरों का योग होती है। तो इसे हम पावर भी कह सकते हैं और इसके हम कह सकते हैं कि अभिकारकों के प्रत्येक अभिकारकों के सापेक्ष ये उनकी कोटि होती हैं। तो इनको हम जो योग कर देंगे तो उस अपक्रिया की ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन निकल आएगी। तो इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि ये कोट जो वास्तव में एक संपूर्ण अपक्रिया की
कोट होती है। तो इस प्रकार की जो अगर योग 0 है तो हम कहेंगे शून्य ऑर्डर रिएक्शन, अगर 1 है तो इसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है इसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 है तो इसे कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपक्रियाओं की कोट के आधार पर अपक्रियाएं जो होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और ऐसे अन्य ऑर्डर की रिएक्शंस वो कहलाती हैं। छात्रों एक चीज याद रखेंगे, यदि अपक्रिया की कोट शून्य है अर्थात उसके घातांकों का योग 0 है तो उस कंडीशन में अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जब घात ही शून्य हो गई तो उसकी सांद्रताओं पर किसी की घात अगर शून्य हो जाती है, जैसे हम इसी इक्वेशन में दे देते हैं, अगर रेट बराबर के और एक घात 0 और बी घात 0 है तो क्या है, 0 का मतलब किसी घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 का मतलब के ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेट जो है क्या है, सिर्फ वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा और उनकी सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात शून्य कोट की अपक्रियाओं का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता। लेकिन एक चीज बता देता हूं, जैसे यदि मान लीजिए इसकी घातांक -1 हो, घात -1 हो और इसकी घात +1 हो, तब भी क्या हो जाएगी, तब भी तो जोड़ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या होता है 0 हो जाएगा, अर्थात तब भी वेग अपक्रिया शून्य कोट की रह जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते, इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि अपक्रिया की कोट अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि -1 अर्थात इसके परिपेक्ष में अपक्रिया का वेग घट रहा है और इसके परिपेक्ष में उतने ही गुना अपक्रिया का वेग बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन प्रत्येक कंपोनेंट के प्रत्येक रिएक्टेंट के परिपेक्ष में निर्भर कर रहा है, यदि घातांक के माइनस में है और किसी की प्लस में है और जोड़ उनका 0 आ रहा है उस कंडीशन में। तो इसलिए हम बता सकते हैं ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अपक्रियाओं का जब अपक्रियाएं शून्य कोट की होती हैं तो उनमें अपक्रियाओं का वेग उनकी सांद्रताओं की पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता पर अगर घातांक माइनस व प्लस में है तो निर्भर करता है, लेकिन रिजल्टेंट परिणामी जो वेग होता है वो निर्भर नहीं करता, क्योंकि उस कंडीशन में घातांकों के योग 0 हो जाते हैं और अपक्रिया का वेग उनकी सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रत्येक कंपोनेंट के परिपेक्ष में निर्भर करेगा ऐसी अपक्रियाओं में जब अपक्रियाओं की घातांक एक की माइनस है एक में प्लस में है और दोनों का योग 0 है। और छात्रों एक चीज ध्यान रखिए, अपक्रिया की कोटि हमने नीचे भी लिखा है, अपक्रिया की कोटि शून्य, जैसे हमने बताया शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक मतलब है इन संख्याओं में डिजिटों में हो सकती है, पूरे अंकों में हो सकती है। भिन्नांक मतलब जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है 1/2, अपक्रिया कोट Cl2 के परिपेक्ष में क्या थी 1/2 यानी भिन्नांक थी, पूर्णांक से अतिरिक्त भिन्नांक हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है या किसी जगह हो सकती है, अथवा ऋणात्मक हो सकती है, जैसे माइनस, कभी कभी अपक्रियाओं की कोट माइनस भी है, जैसे हमने बताया कि -1 यहाँ अगर दी जाए तो -1 या अन्य किसी तरीके से ऋणात्मक भी हो सकती है किसी भी अपक्रिया की कोट किसी प्रत्येक अभिकारक के परिपेक्ष में, और टोटल भी ऋणात्मक भी हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी अपक्रिया की कोट शून्य, पूर्णांक, भिन्नांक या ऋणात्मक हो सकती हैं, आप अपने माइंड में बना लीजिए। छात्रों चलिए अब बात करते हैं वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में, या वेग स्थिरांक की इकाइयों का किसी अपक्रिया की कोट से क्या संबंध है, आइए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। या किसी अपक्रिया की कोट अगर हमें पता है तो उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, यानी यूनिट क्या होगी। तो आज हम अब डिस्कशन कर लेते हैं इस पर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए जैसे एक सामान्य अपक्रिया दी हुई है, इस अपक्रिया का वेग क्या होगा, रेट के एक घात x एंड b घात y। तो निश्चित तौर पर इस अपक्रिया की कोट यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n क्या होगी x प्लस y, क्योंकि अपक्रिया की कोट अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग होती है जो वेग नियम में दी होती है। ये हो गया उसकी अपक्रिया की कोट। तो निश्चित तौर पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k क्या होगा, रेट कांस्टेंट k बराबर रेट बटे एक घात x एंड b घात y। ये मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B के, ये उसके घातांक हैं x एंड y, ये तो आपको बता दिया।
अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे किसी भी वेग स्थिरांक की इकाई यानी यूनिट हम निकालेंगे। निश्चित तौर पर यूनिट निकालने के लिए हमको प्रत्येक के यूनिट डालनी होंगी। रेट क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, यानी कंसंट्रेशन में समय के साथ परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बटे टाइम, ये हो जाएगा रेट के बराबर, और गुणे 1 बटे कंसंट्रेशन, क्योंकि ए और बी दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं तो कंसंट्रेशन घात x प्लस वाई हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम इन टर्मों को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी घात अगर कुछ भी नहीं, तो जिसकी घात कुछ भी नहीं दी होती है उसकी घात हम 1 मान लेते हैं, तो कंसंट्रेशन घात 1 हो जाएगी, गुणे नीचे वाला जो पार्ट ऊपर कंसंट्रेशन का जाएगा तो कंसंट्रेशन माइनस n, क्यों x प्लस वाई क्या होती है? अपक्रिया की कोटि है n के बराबर होती है, और ये जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, गुणे टाइम इनवर्स, टाइम नीचे है जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ओवरऑल आप जब दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n, अर्थात इससे माइनस स्मॉल n घट जाएगा, गुणे टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन व समय की SI यूनिट डाल देते हैं। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होती है छात्रों? SI यूनिट मोल, हिंदी में बता दे रहे हैं, मोल प्रति लीटर। अगर उस तरीके लिखा जाएगा तो ये क्या लिखा जाता है? मोल प्रति लीटर। और जब दूसरे तरीके से इसको लिखेंगे, जब हम L को ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, अर्थात ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है SI यूनिट। समय की SI यूनिट होती है सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन की यूनिट और टाइम की यूनिट दोनों डाल देंगे SI यूनिट। जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंसंट्रेशन के स्थान पर क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स घात 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। तो छात्रों ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स घात 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो ये संबंध है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, अर्थात यह किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई और उसकी कोटि के बीच, यानी n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच एक संबंध है। तो इस फार्मूले से अगर हमको ये फार्मूला दिमाग में मेमोराइज कर लें छात्रों, तो आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि की हम वेग स्थिरांक की यूनिट यानी इकाई हम जान सकते हैं कि इकाई उसकी क्या है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, यदि n का मान 0 होगी, अर्थात ऑर्डर अगर 0 है तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और यहाँ जब 0 डाल देंगे, n का मान 0 डाल देंगे तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा, अर्थात उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर अगर n का मान 1 डाल दिया जाए तो 1 से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी घात 0 होती है उसका वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर n का मान 1 होता है, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स, अर्थात इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होगी सेकेंड इनवर्स होगी। अब जस्ट अगर हम n का मान 2 डाल देते हैं, ऐसी अभिक्रिया कहलाएंगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। अब वहाँ पर जब हम n का मान 2 डाल देंगे तो -1 यहाँ बचेगा, तो -1 से इसको सबको गुणा कर दीजिएंगे तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, अर्थात ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की वेग स्थिरांक की यूनिट होगी। अब अगर n का मान 3 डाल दे तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी तृतीय कोटि की। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? यहाँ पर जब आप 3 डाल देंगे तो -2 यहाँ बचेगा, तो -2 का इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पावर -2 L पावर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्डर हो, अगर हम यहाँ 3 तक ही, अगर 4th या 5th यानी ऑर्डर होती हैं तो आप n का मान अगर डाल देते हैं तो उस अभिक्रिया के आराम से आप यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की कोटि का। छात्रों अब बात करते हैं कि प्राथमिक यानी एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन तथा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। छात्रों केमिकल काइनेटिक्स में इन प्रकार की रिएक्शनों को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोटि व आणविकता दोनों अभिक्रियाओं में मायने रखती है, जिसके आधार पर किसी भी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण होता है। तो प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? सिंपली हमने लिख दिया है छात्रों, आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं
यानी एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन क्या होती हैं, वो अभिक्रियाएं जो एक पद में पूर्ण हो जाएं। वही हमने लिखा है जो अभिक्रियाएं एक पद में यानी वन स्टेप में पूर्ण होती हैं। जैसे अगर हम मिथिल आयोडाइड का क्या करें, KOH या NOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था बनती है और हमें मिथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ आयोडाइड निकल रहा है। तो ये एक ही स्टेप में संपन्न होते हुए पूर्ण हो रही हैं, अर्थात कई स्टेपों की जरूरत नहीं। ये वास्तव में न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN2 रिएक्शन है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जितनी भी SN2 रिएक्शंस होती हैं छात्रों, वो एक प्रकार की प्राथमिक अभिक्रियाएं ही होती हैं, क्योंकि ये सभी एक ही स्टेप में पूर्ण होती हैं। किंतु वो अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, अर्थात जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों यानी मोर देन वन स्टेप में संपन्न होते हुए पूर्ण होती हैं, उन्हें जटिल या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को एल्कलाइन मीडियम में डिकम्पोज किया है आयोडाइड की उपस्थिति में, आयोडाइड आयन की उपस्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप जल और ऑक्सीजन निर्गत हो रही है। आपको लग रहा है ये सिंपल रिएक्शन, लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि ये कई पदों में संपन्न हो रही है। तो सिर्फ 2 ही पदों में संपन्न हो रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत से 5, 6, 7, 8 तक पदों में संपन्न होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हम कैटलिस्ट लिए हैं आयोडाइड आयन, वो क्या करता है, हाइड्रोजन पहले स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करेगा और जल का निर्माण करेगा और एक इंटरमीडिएट आयन का निर्माण करेगा। ये मध्य उत्पाद कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है। और इन अभिक्रियाओं की पहचान ही होती है कि ये इंटरमीडिएट बनते हैं, इसमें बहुत से उप उत्पाद बनते हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये इंटरमीडिएट फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया करेगा, जिसके परिणामस्वरूप जल का निर्माण होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और आयोडाइड आयन पुनः क्रिएट हो जाएगा। तो ये अभिक्रियाएं अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में, ये अभिक्रिया देखिए 2 पदों में पूर्ण हो रही है, ऐसे बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण हो रही हैं, वो सभी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और छात्रों एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी पद होते हैं वो सभी प्राथमिक अभिक्रियाओं के पद होते हैं, अर्थात ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है, फर्स्ट स्टेप एक प्राथमिक अभिक्रिया है, द्वितीय स्टेप भी प्राथमिक अभिक्रिया हैं। ऐसे जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सभी स्टेपों की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात वो अगर इनकी आपस में जाए तो ये एक ही पद में कंप्लीट हो रही है, ये भी एक पद में कंप्लीट हो रही है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन अगर बात की जाए तो ये 2 पद में हो रही है। ऐसे अन्य रिएक्शंस होती हैं जो बहुत से कई पदों में यानी 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो सिंपली जो एक पद में कंप्लीट हो वो प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं अभिक्रियाएं वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छात्रों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।